तो ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग जान गए थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आज जानेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान। क्या जानना है? प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, इसके बारे में। तो पेड़ पौधे जो होते हैं किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के पेड़ पौधे होते हैं। जो पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं तो उसमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो यहाँ पर टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह होती है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य में उपस्थित ऊर्जा को अवशोषण कर कार्य करता है। सूर्य में जो ऊर्जा है उसको सोखने का कार्य कौन करता है? क्लोरोफिल। और ये होता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये अगर कोई पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट आपको पेड़ पौधों को कहाँ मिलता है? पत्तियों में। ज्यादातर इस कहाँ होते हैं? पत्तियों में। अर्थात भोजन बनने की क्रिया पेड़ पौधों में कहाँ होती है? पत्तियों में ही। कहाँ होती है? पत्तियों में। पत्तियों में ना, पत्तियों में। ठीक है। अब आइए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। घटक का मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पहला चाहिए आपका CO2। ठीक है। उसके बाद चाहिए प्रकाश। किसका प्रकाश जी? सूर्य का। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसके बाद चाहिए जल अर्थात खनिज लवण, खनिज और लवण। उसके बाद चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। इतने चीजें चाहिए तो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में होती है, रात्रि में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? दिन के समय में। दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जबकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि रात्रि में क्यों नहीं होती है? क्योंकि रात के समय सूर्य के प्रकाश नहीं मिल पाते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में होती है, रात्रि में नहीं होती। तो एग्जाम में अगर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है कि क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन और रात दोनों में होती है? नहीं, केवल दिन में होगी, रात में नहीं होती है। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। यही कारण है कि रात्रि के समय आपको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्योंकि पेड़ के नीचे रात्रि में आप सोते हैं तो वहां पर वो रात को ऑक्सीजन का त्याग ना करके वो किसका त्याग करते हैं? CO2 का त्याग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। इसीलिए रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा बहुत से कहानी आप सुने होइएगा कि एक आदमी फलना जगह पेड़ के नीचे सोया था और आते रात में उसको भूत दाब के मुंगा दिया। ऐसा नहीं होता। पेड़ के नीचे सोने के क्रम में आप गहरी नींद में होंगे, जिसके कारण मान लो कोई बड़ा पेड़ है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई होगी, जिसके कारण आप सांस के रूप में ऑक्सीजन ना लेकर कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट ले रहे होंगे, जिसके कारण आपको शरीर में ऊर्जा नहीं मिल रहा होगा और कुछ देर के बाद आपको दम घुटने के कारण क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगी। लेकिन लोग उसको क्या बना देते हैं कि भूत प्रेत पिशाच जो भी होता है चुड़ैल, वो आकर उसको दाब के मुंगा दी होगी। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो पेड़ के नीचे सोया था, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और वह बढ़ने के कारण उसको दम घुटने से मौत हो गई। बात समझ रहा है? और लोग छटपटा उटपटा के देखता है कि क्या है कि वो पेड़ के नीचे सोया था, उस पर चुड़ैल है, उसके बाद उस पेड़ से लोग डराने लगता है कि उस पेड़ के पास जाइएगा तो चुड़ैल होगी, मार देगी या जो भी हो कर देगी। तो रात्रि में इसीलिए पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पेड़ पौधे त्याग करते हैं। रात्रि में पेड़ पौधे किसको ग्रहण करते हैं?
O2 को, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जबकि दिन के समय में किसको ग्रहण करते हैं? CO2 को, और त्याग करते हैं O2 का, और रात्रि में क्या करते हैं? O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 का त्याग करते हैं। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है या रात में? कब होती है? दिन में। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, खनिज और लौड़, इसके साथ जल भी रहता है। खनिज और लौड़ के साथ क्या रहेगा? जल। मुख्य रूप से चूंकि जल का अवशोषण, पेड़ पौधे जो जड़ से क्या करते हैं? जड़ से क्या करते हैं? जल को अवशोषण करते हैं। जलवे के साथ वह खनिज और लौड़ चला जाता है। और उसके बाद क्या चाहिए? क्लोरोफिल। ये 4 चीजें चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो ये हमारा टॉपिक था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या होंगे। तो CO2, प्रकाश, खनिज लौड़, जल और क्लोरोफिल। कोई दिक्कत? आगे आइए। जंतुओं में पोषण। जंतुओं के बारे में, कुछ पोषण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं जंतु जो होते हैं, ऐसे 2 प्रकार के होते हैं जंतु। जंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और एक होता है बहुकोशिकीय। एक होता है बहुकोशिकीय। हम लोग कैसे हैं? बहुकोशिकीय। हम लोग कैसे हैं? बहुकोशिकीय। अच्छा, एक कोशिकीय जो होते हैं, जो एक ही कोशिका के बने होते हैं। वैसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, इसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल में लिए हैं अमीबा। अमीबा जो है एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है। इसका आकृति हमेशा बदलते रहता है, हर एक क्षण इसका आकार बदलते रहता है। इसके भोजन के रूप में यह डाइटम को मुख्य रूप से या छोटे एक कोशिकीय जीवों को उपयोग करता है। ठीक है, तो इसको जब भोजन करना होता है, तो भोजन में चूंकि इसका आकार निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित आकार का प्राणी है, ये किसी भी आकार में ले लेता है। मुख्य रूप से ऐसे आकार ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, इस आकार का अमीबा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी आकार का होगा। यह आकार हमेशा अपना बदलते रहता है। अमीबा का आकार हमेशा बदलते रहता है। तो जंतुओं में पोषण में पहले जानते हैं हम अमीबा के बारे में कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। अमीबा के पास मान लीजिए कोई भोजन आइटम हो गया, या कोई छोटे जो छोटे जीव है, कोशिकीय जीव होगा, उसके पास जब भोजन होता है तो वह क्या करता है? अपने कुटपाद, याद रखिएगा, कुटपाद, पेड़ सॉरी जो आपका अमीबा है उसका आकार बदलता है कुटपादवे के कारण। किसके कारण बदलता है? कुटपाद के कारण। ये चलने के काम में आता है, इसका कुटपाद है। जितना तिरछा उर्छा निकला है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? कुटपाद कहलाते हैं। तो अमीबा जो है, एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अमीबा का आकार किसके कारण बदलता है? कुटपाद के कारण है। यहाँ ध्यान दो, हाँ दिख रही है, किसके कारण बदलता है? कुटपाद के कारण। अमीबा का आकार किसके कारण बदलता है? कुटपाद के कारण। अब मान लो कि अमीबा के पास कोई भोजन है, पोषण के लिए भोजन है, तो ये क्या करता है? अपने कुटपाद को फैलाने लगता है। मान लीजिए कि ये कोई भोजन है, तो ये अमीबा है, तो ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे इसको खांच बनाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको खांच बनाएगा। बनाने के बाद यहाँ पर ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और ये चारों तरफ से इसको घेर लेगा। और दूसरा का चित्र बनाते हैं, इसको क्या करेगा? ऐसे कर लेगा, ऐसे इसको अंदर ले लेगा। ठीक है, अंदर ले लेगा और इसी में फिर रसधानी का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा? देखो यहाँ पर मुख बनेगा, जैसे भोजन को ग्रहण करेगा, मुख नहीं होता, मुख जैसी कोई रचना इसमें नहीं होती है। जैसे भोजन होता है तब उसी समय इसका मुख का निर्माण होगा। अब मुख का निर्माण होने के बाद तुरंत ही भोजन को लेगा। अब भोजन जैसे अंदर जाएगा, फिर मुख का इसका डिजाइन खत्म हो जाएगा। फिर ये शरीर के किसी भी सतह से ये भोजन को ग्रहण कर सकता है। तो ये भोजन अंदर आएगा और ये मुख जैसी रचना जो बनी थी वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगी? रसधानी का निर्माण होगा और रसधानी में ही भोजन जाएगा और भोजन यहाँ पर पचने की क्रिया शुरू होगी। और पचने के बाद फिर भोजन में क्या होगा? यह चूंकि उत्सर्जन की क्रिया होगी तो यह अपशिष्ट बन जाएगा। तो यह अपशिष्ट पदार्थ जो होगा फिर शरीर के किसी भी भाग से अपने शरीर से यह बाहर निकाल देगा। तो इस तरह यह अमीबा में भोजन की क्रिया होती है, अर्थात पोषण की क्रिया होती है। वैसा ही है आपका पैरामीशियम, ये भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, जबकि पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। ये भी एक कोशिकीय जीव है और ये अपने सीलिया के द्वारा प्रचलन करता है।
एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है कि अमीबा किससे प्रचलन करता है? प्रचलन का मतलब चलने का काम किससे करता है? कुट पाद से। और जब किस पैरामीशियम किससे करता है? सीलिया से। सीलिया क्या होता है? सीलिया एक प्रकार का जैसे हम लोग का बाल है ना, उसी के रूप में इसके शरीर के चारों तरफ रोआ जैसी रचनाएं निकली रहती है, जिसके द्वारा यह चलता है। ऐसी इसकी लगभग रचनाएं होती है, ठीक है। और इसके चारों तरफ से ऐसे ऐसे रचनाएं निकली होती है, ठीक है। ऐसी रचनाएं बहुत सारी मात्रा में निकली रहती है, जिसके कारण यह चलता है। और यह चलने का काम किससे करता है? सीलिया से। इसमें मुख जैसी भी रचना होती है, इसमें मतलब मुख हमेशा बना रहता है, जिससे यह भोजन ग्रहण करता है। तो इस तरह दोनों में अंतर समझ गए। ये दोनों के बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पूछा गया पहला क्वेश्चन था कि अमीबा किससे प्रचलन करते हैं? उत्पाद से। जबकि पैरामीशियम किससे चलते हैं? सीलिया या फ्लैजिला नाम का एक संरचना होती है इसमें, जिसके द्वारा यह चलने का काम करते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए हम जानते हैं अब बहुकोशिकीय जीव को। एक कोशिकीय जीव के बारे में समझ गया। वैसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? वैसे जो एक कोशिका से ज्यादा के बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव में जैसे हम लोग आ जाएंगे। मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है। मनुष्य कैसा जीव है? हम लोग मनुष्य है ना जी? आप लोग है? इंसान है कि नहीं है? इंसानियत है? इंसान है तो इंसानियत होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग अगला टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। किसका पाचन तंत्र? मनुष्य का। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य का पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मुख से ही हमारे पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अंत कहाँ होता है पाचन की क्रिया? छोटी आंत में। अंत कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। शुरू होती है मुख से मतलब मुंह से, और अंत कहाँ होती है? छोटी आंत में। ये दो टॉपिक याद रहेगा ना। शुरू कहाँ से होगी पाचन क्रिया? मुख से। और अंत कहाँ होगी? छोटी आंत। अब से छोटी आंत। छोटी आंत नाम है छोटी आंत, लेकिन लंबाई में बड़ा होता है। 6 से 8 मीटर लंबा होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर लंबा होता है। जबकि बड़ी आंत की लंबाई 1 से 2 मीटर लंबी होती है, लेकिन मोटाई उसका ज्यादा होता है। बड़ी आंत का मोटाई क्या होता है? ज्यादा होता है। छोटी आंत की मोटाई कम होता है, इसीलिए उसको छोटी आंत नाम दिया गया। अब आइए तो मुख गुहा। चलिए आपके मुख गुहा में देखिए आपके मुंह में क्या क्या है जी? ऊपर नहीं, अंदर। ऊपर तो सब लोग निमने लगता है। हाँ, तो पहले तो हमारे दांत है। दांत से हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज को काटने या चबाने का काम करते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई चीज खाते हैं तो या तो काटते हैं, नहीं तो चबाते हैं, ठीक है। इधर का मसड़ा जो जमता है दांत वाला भाग, इसको चबाने का काम करते हैं। अच्छा, दांत कितने होते हैं? तो देखो दांत मनुष्य में कितने होते हैं? 32। अब किसी किसी का 33 भी होता है। 33 को कैसे होगा? जैसे मान लो किसी का इधर से वो और जम जाता है तो वो हो जाएगा 33 में। लेकिन ऐसे नॉर्मल व्यक्ति का कितना होता है? 32 को। लेकिन अभी आप लोगों का 32 को नहीं होगा। वयस्क मनुष्य का 32 को होता है नहीं। आप लोगों का किसी का 27 होगा, किसी का 28 होगा, ठीक है। जिसका उम्र 25 के बाद जाएगा तो 2 गो दांत जमता है, फिर नहीं 30 गो होगा। 28 के बाद 30 होगा और फिर 2 गो जमेगा, तब कितना होगा? 32। तो ये मेरा 30 को हो गया होगा, कहीं गिने नहीं है, लेकिन 28 साल से कम थोड़े उम्र है। अच्छा गिन लिया जाएगा, मतलब मान के चलिए ना। देखिए ध्यान दीजिए, वयस्क मनुष्य की बात कर रहा है तो वयस्क मनुष्य में कितने होते हैं? 32 गो। वयस्क मनुष्य में कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। कितने दांत होते हैं? 32। तो इससे क्लियर हो गया एगो। अच्छा, अभी आप लोगों का 27, 28, 29, 30 होगा। मतलब सबका भी 30 तो नहीं होगा, किसी का 28 को होगा। अच्छा चलिए, उसके बाद हमारे मुंह में क्या होता है? जीभ होता है। हमारे मुंह में क्या होता है? जीभ। जीभ का काम क्या है? जीभ का काम है
भोजन को इधर उधर करना और दूसरे बात बोलने में मदद करना। अगर जीभ नहीं तो बोल भी नहीं पाएगी, क्योंकि जीभ जहां जाकर टकराता है वैसा ही आवाज निकलता है। कभी कभी देखिएगा बोलना कुछ और होता है, आप बोला कुछ और जाता है। इसका मतलब है कि आप किसी चीज के बारे में सोच कुछ और रहे थे, अब बोलना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन जो बोलना चाह रहे थे वो जीभ वहां जाकर ना टकरा कर दूसरे जगह जाकर टकरा जाता है, जिसके कारण कुछ अलग ही साउंड निकल जाता है। तो इसीलिए जीभ का काम है भोजन को निगलने में मदद करना और बोलने में मदद करना। भोजन को निगलने में भी मदद कौन करता है? जीभ ही करता है। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, जीभ के ऊपर जो होता है स्वाद कलिया होता है। देखिएगा आपका जीभ के ऊपर रुखरापन होता है, रुखर होता है ना, रुखर होता है। तो उस रुखर वाले भाग को कहते हैं क्या? स्वाद कलिया। क्या कहते हैं? स्वाद कलिया। तो स्वाद कलिया से क्या पता चलता है? स्वाद के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? स्वाद के बारे में पता चलता है। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, इस सारे चीजों की जानकारी किसके द्वारा पता चलता है? स्वाद कलिया के द्वारा। कभी कहता है ना कि सब्जी आज अच्छा नहीं बना था, या बहुत अच्छा बना था, या बहुत अच्छा लग रहा था। कोई चीज खाते तो अच्छा लग रहा था, इसको महसूस कराने का काम कौन करता है? स्वाद कलिया। तो एग्जाम में आपका पूछेगा कि स्वाद कलिया का काम क्या है? स्वाद का पता करना। लेकिन जीभ पर सभी का भाग बांटा हुआ है। मीठा कहीं और जहां लगेगा वहीं मीठा लगेगा, हर जगह मीठा नहीं लगेगा। तीखा लगता है यहाँ पर, बीच वाले भाग पर तीखा लगता है। आप बीच के अंदर मार्चा रगड़ लीजिएगा तो आपको तीखा नहीं लगेगा। कब खड़े मार्चा घोट जाएगा तो तीखा लगेगा नहीं, जीभ पर जाने के बाद ही आपको तीखा लगता है, भले पेट में जाके गैस बनाएगा। तो स्वाद कलिया का काम है स्वाद का पता लगाना। तो आप पता भी लगा सकते हैं। क्या कीजिएगा कि मार्चा ले लीजिएगा, जीभ के सभी भागों पर टच कीजिएगा, जहां पर तीखा लगेगा समझिए वही भाग पर खाली तीत लगेगा। अगर उसके अलावा कहीं जीभ पर जा रहा है तो वहां पर आपको तीखा महसूस नहीं होता। ऐसे खास करके तीखा आपके दोनों साइड लगता है, जीभ के दोनों साइड तीखा लगता है। अब मीठा कहाँ लगता है? बीच में। मीठा कहाँ लगता है? बीच में। कड़वा थोड़ा उससे आगे लगता है। तो इसीलिए मीठा कई चीज खाते हैं मुंह में पानी आ जाता है। स्वाद का लिया, समझ गए ना? अच्छा, तो स्वाद के मुंह में दांत के बारे में जान गए, जीभ के बारे में जान गए। अब चलिए, अब जानते हैं इनामेल क्या होता है। देखिएगा, हमारे दांत के चारों ओर एक परत होती है जिसको दांत का अधिकांश भाग बनाती है। ये बहुत ज्यादा कठोर होती है। कौन? इनामेल। इनामेल बहुत ज्यादा कठोर होती है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। तो इसको कहते हैं इनामेल। दांत का हमारा एक पीला वाला भाग होता है अंदर सटा हुआ, जो कि दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है, जिसको क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और ये दांत से भी ज्यादा कठोर होती है। ये दांत से भी ज्यादा कठोर कौन होती है? इनामेल होती है। ठीक है, अब आइए दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय क्या है? मतलब दांत में का क्षय होना, दांत का गिरना, टूटना, सड़ना, इसको कहते हैं दांत अस्थि क्षय। इसके बारे में जानते हैं। सभी लोग मीठा चीज खाते हैं, चॉकलेट ज्यादातर लोग खाते हैं। तो देखिए, चॉकलेट या मीठा चीज जब जब खाते हैं ना हम लोग, तो खाने के बाद जब मुंह को अच्छी तरह से आप नहीं धोते हैं तो वायुमंडल में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे वर्णन करता है, घूमते रहता है, जिसके कारण हमारे मुंह में प्रवेश कर जाता है। बोल रहा है तो घुस जाइए करेगा, लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये कोशिकीय छोटा सा जीव है, दिखाई नहीं देता। तो उसको में क्या होगा, वो प्रवेश कर जाता है। तब मीठा चीज पर वो क्या होता है, ज्यादा संख्या में वृद्धि करने लगता है। और ज्यादा संख्या में जब वृद्धि करेगा तो वो क्या होता है, उसमें एसिड बनाएगा, एसिड बनाने लगेगा, मुंह में क्या बनाने लगेगा, अम्ल बनाने लगेगा। और वो अम्ल क्या करता है, आपके दांत को धीरे धीरे इनामेल को क्षय करने लगेगा। इनामेल को क्या करने लगेगा, क्षय करने लगेगा। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो वह कीड़ा के रूप में बन जाएगा और आपके दांत में सुराख कर देगा, जिसको आम भाषा में लोग कहता है खोड़िला हो गया, पता है ना? तब इसीलिए जब भी मीठा चीज खाइए या कोई भी खाना खाइए तो मुंह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। दांत को हमेशा चमकाते रहना चाहिए, चांदी जैसा। कितना लोग सोना जैसे चमकेला, सोना के दांत लगा ले, सोना जैसे चमकेगा, चमकता है ना, सोना जैसा भी दांत होता है। जब मुंह साल भर में एक बार धोते तो सोना जैसा ना, मुंह से बदबू भी आता है। सुनो, तो दांत अस्थि क्षय क्या है?
तो जब आप मुंह अच्छे से नहीं धोइएगा तो आपके मुंह के दांत के ऊपर बैक्टीरिया समा जाएगा, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसी मीठा चीजों को खाता है और खाने के बाद अम्ल का निर्माण करता है, अम्ल का त्याग करता है, उत्सर्जन के रूप में अम्ल का त्याग करता है। और वो अम्ल आपके दांतों को क्या करता है, क्षय, इनामेल को क्षय करेगा, दांत को क्षय करेगा, जिसके कारण वो परत आपका उसमें से झटने लगेगा, दांत का इनामेल हटने लगेगा। तो हटने लगेगा तो दांत आपका क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी क्या हो जाएगी, और बैक्टीरिया पनपे लगेंगे, जिसके कारण दांत में सुराग होने लगता है और दांत बहुत ज्यादा दर्द करेगा। देखो दांत दर्द करेगा तो आप भोजन नहीं कर सकते हैं। दांत दर्द करेगा, चूंकि दांत का दर्द और चूंकि माथा साफा संपर्क में है तो दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आपका माथा भी दर्द करने लगेगा। तो इसीलिए कभी भी चीज खाइए तो कम से कम दांत को साफ कीजिए। ऐसे नियम है कि जितना बार खाना खाते हैं उतना बार दांत को साफ करना चाहिए, मतलब दातुन से या जिस चीज से ब्रश करना चाहिए। ब्रश में देखिए आप क्या करते हैं, ब्रश जब आप करते हैं तो देखिएगा पेस्ट का उपयोग करते हैं ना, किसका उपयोग करते हैं, पेस्ट का। अब एक इससे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि पेस्ट कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, या क्षारीय होता है। तो देखिए कैसा होता है, क्षारीय होता है। चूंकि जब कोई हम बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है दांतों पर, तो वो क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, अम्ल। और जब क्षार आप लीजिएगा तो इसको उदासीन कर देगा, क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। इसीलिए हम लोग दांत को मुंह धोने का क्रम में किसका उपयोग करते हैं, पेस्ट। और वो पेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। कड़वा लगता है कि नहीं लगता, तो जितना कड़वा लगेगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, जितना खट्टा लगेगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। लेकिन सभी को टेस्ट नहीं करना है, कुछ खतरनाक अम्ल भी और क्षार भी होते हैं जो कि आपके मुंह को खत्म कर देंगे। तो सबको टेस्ट नहीं करना। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा टेस्ट है, जैसे पेस्ट है हमारे मुंह में जाता है तो उसका स्वाद का पता चल जाता है। वैसा ही है आपका नीम का दतवन। नीम का दतवन सप्ताह में कम से कम एक बार उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो भी कड़वा होता है, क्षारीय होता है, जो बैक्टीरिया आपके मुंह में जाते हैं उसको मारने का काम करता है। तो यही था दंत अस्थि क्षय। बात समझ के, दंत अस्थि क्षय क्या है, जब आपके दांत में बैक्टीरिया समाने लगे, दांत का क्षय होने लगे, तो दंत अस्थि क्षय कहलाता है। चलिए ग्रसनी, ठीक आपके ये मुख गुहा के पिछले वाला भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में दो नली होता है, एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार के द्वारा क्या होता है कि हम जितने भी भोजन खाते हैं या खाने का काम करते हैं वो निगल द्वार के द्वारा हमारे आमाशय में जाता है। और कंठ द्वार के द्वारा क्या होता है कि जितना हम लोग सांस जो लेते हैं ना, सांस लेने का काम किसके द्वारा होता है, कंठ द्वार के द्वारा होता है। इसके ऊपर एक झापना टाइप का होता है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिक्स। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप भोजन निकलते हैं तो ये कंठ द्वार वो क्या करता है, ढक देता है, कंठ द्वार को ढक देता है। कंठ द्वार को ढक देगा तो भोजन कहाँ चला जाता है, निगल द्वार में। कभी कभी किसी को सरक गया है खाने के क्रम में, बहुत तो सरकता है, सरकने का काम भी यही होता है। देखो क्या होता है, जैसे हम सरकते हैं, कहते हैं ना कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए बोलिएगा तो किसी चीज के बारे में बोलिएगा, किसी चीज के बारे में बताइएगा, जिसके कारण आपका मस्तिष्क उसके बारे में सोचने लगेगा। तो मस्तिष्क जब उसके बारे में सोचने लगेगा तो आपका निगल द्वार जो एपिग्लोटिक्स होता है वो भूल जाता है कि इसको ढकना है कि इसको ढकना है, ढकना ही भूल जाएगा। ढकना चाहिए था इसको, निगल द्वार को, तो ढक दिया इसको। इसको ढकना चाहिए था तो इसको ढक दिया। अब इस क्रम में जैसे भोजन आप निगल रहा है, निगल रहा है तो ढकना चाहिए था उसको कंठ द्वार को, और ढक किसको दिया, निगल द्वार को। तो भोजन जाने का क्रम निगल द्वार है और ढक दिया इसी को, तो इसमें भोजन जाएगा नहीं। अब वो भोजन कहाँ चला जाता है, कंठ द्वार में। ये बना है हवा के लिए, क्या किसके लिए बना है, हवा वायु के लिए बना है। लेकिन इसमें चला गया ठोस पदार्थ भोजन। अब जैसे ही अंदर जाता है पहले मस्तिष्क को महसूस होता है जा इधर गलत जगह चला गया, अब तुरंत उधर से हवा प्रेशर मारता है कि चलो इसको बाहर फेंकते हैं। जैसे कस के मारेगा आपका सरक जाता है और वो पूरा भोजन मुंह में जितना लिए रहता है बाहर आ जाता है। तो इसी सरकने का काम यही करता है, क्योंकि आप उसको ढकना के क्रम में भूल जाता है। तो इसीलिए जब भोजन कर रहे हो तो उसके बारे में ज्यादा चीजें के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क आपका दूसरा काम में लग जाएगा, जिसके कारण भूलना ढकना भूल जाएगा। जो एपिग्लोटिस होता है वो ढकना भूल जाएगा कि कंठ द्वार को ढकना है कि
निगल द्वार को, और निगल द्वार कंठ द्वार को ढकना चाहिए, ढक दिया निगल द्वार को, भोजन चला जाएगा कंठ द्वार में और तुरंत वह सरक कर बाहर आ जाएगा। तो इसका काम होता है सरकना। तो आज का टॉपिक इतना खत्म होता है, फिर इसमें का बाकी है अगले दिन हम बता देंगे।